જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. अजय, इस बार गुजरात चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल है? क्या ये टू साइड फाइट है कि वन साइड फाइट है? इस बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई माहौल जिसको कहे, जिसको एक चुनाव का पूरा एक रंग आता है, अभी तो नहीं दिख रहा. मैं तो काफ़ी सारा घूमता हूँ गुजरात में मेरे व्याख्यानों की वजह से, और काफ़ी सारे दोस्त भी है, लिखता भी हूँ तो काफ़ी सारे रीडर्स भी है. लेकिन जो माहौल, जैसे मैसेज शुरू हो जाते हैं, सभाएं होने लगती है, मेरे ख्याल से अब बनेगा शायद अब 10-15 दिन में. लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इतना वो जो चुनाव का जो क्रेज़ है, चुनाव का जो तामझाम है, वो इतना नहीं है. शायद ये भी है कि भाई बीजेपी को ये लग रहा है कि भाई हम तो वन में ये स्वीपिंग क्लीन स्वीप है, और जो आप या कांग्रेस वाले जो मेहनत कर रहे हैं वो खामोशी से कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये भी एक स्ट्रेटजी है कि भाई बहुत ज़्यादा बोले बगैर भी ग्राउंड वर्क करो. तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि बाहर जितने पोस्टर्स, जितनी सभाएं, जितनी प्रचार, जितना धूम मचनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं, हम भारतीय लोग हैं तो धूम में तो बड़ा हमें आनंद आता है, किसी भी कोई शादी ब्याह की हो या चुनाव की हो, वो नहीं हो रहा है. तो आम आदमी पार्टी की एंट्री से क्या आपको लगता है कि उसको कुछ फायदा गुजरात में होगा? मेरे ख्याल से फायदा, अगर हम इलेक्शन के चुनावी गणित को देखें तो फायदा जहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है, और सीरियस त्रिकोणीय संघर्ष है, जहाँ पे उम्मीदवार की अपनी कोई पहचान है, उसकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टियों के जो संघर्ष की बात कर रहा हूँ, उसमें तो ऐसा हो सकता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी के जो वोट है, जो 27 साल से एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, तो थोड़े बने हो, और कोविड की वजह से, महंगाई की वजह से, ऐसे कुछ जो इश्यूज़ है उसकी वजह से बने हो, वो तो डिवाइड हो जाएंगे. क्योंकि मुझे अगर बीजेपी को वोट नहीं करना है, मानी रूलिंग गवर्नमेंट को वोट नहीं करना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? तो मैं या तो आपको वोट करूँगा या कांग्रेस को वोट करूँगा, क्योंकि गुजरात में अपक्ष का तो कोई इतना जोर कभी रहा नहीं किसी की भी इलेक्शन में. इनफैक्ट थर्ड पार्टी का भी कभी नहीं रहा. गुजरात का जो चुनावी इतिहास है वो ऐसा है कि तीसरा पक्ष कभी कोई साइजेबल सीट्स भी नहीं ले आया. तो डिवाइड हो जाएगा तो फायदा तो वो तीसरे कैंडिडेट को होगा, क्योंकि हमारी लोकशाही में, आप लोग को तो बहुत सीनियर है, आपको मालूम होगा कि अगर आप 35% वोट शेयर क्रॉस कर लेते हो तो आपकी जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. तो 35% इज नॉट अ लार्जर वोट शेयर, नॉट 51%. लेकिन उसमें अगर डिवाइड हो जाएगा 10 या 20% किसी और में, तो आपकी संभावना बढ़ जाएगी जीतने वाले की. तो डिवाइड तो दोनों में यही होगा ना, जो एंटी बीजेपी वोट हो वो डिवाइड होगा, प्रो बीजेपी वोट तो डिवाइड होने से रहा, क्योंकि उनके जो कमिटेड वोटर्स है वो तो जाएंगे, जो मोदी साहब के जो प्रिय, जो उनको चाहते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमारे गुजराती है, तो वो कहे तो हमें मत देना चाहिए, वो एक वर्ग है. एक हिंदुत्व वाला वर्ग है, एक बीजेपी का जो इतने सालों से जो उन्होंने डेवलप किया है, वो अपना कमिटेड वोटर है, तो वो तो खिसकेगा नहीं. लेकिन जो खिसकने वाले लोग हैं वो बच जाएंगे. इसके अलावा जैसे पिछले चुनाव में हमने देखा था कि पटेल जो रिजर्वेशन का एक मुद्दा काफी जोर से चला था, लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है. क्या लग रहा है आपको कि पाटीदार जो वोट है वो किसकी तरफ जाएंगे इस बार? इस बार ये इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि भाई वो जो मुद्दा जिन्होंने खड़ा किया था वो लोग भी बट गए पार्टियों में. हार्दिक पटेल जो है वो बीजेपी में आ गए, और दूसरे जो लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों में वहाँ पे चले गए. तो एक तो ये हुआ कि वो राजनीतिकरण हो गया पूरा ये मुद्दे का. दूसरा ये भी हुआ कि जो नए मुख्यमंत्री बीजेपी ने रखे वो भी पाटीदार है, तो वो भी एक फेस ही ऐसा रखा है कि भाई ये पाटीदार फेस है, और हम पाटीदारों के जो नाराज़गी थी उस वक्त तो पाटीदार सीएम नहीं थे, तो वो नाराज़गी दूर करने के लिए ये रखा गया, ऐसा भी है एक पूरा मंतव्य. तो पाटीदारों में मैंने देखा है कि कुछ सीट्स जो होती है ग्रामीण विस्तारों में, उनमें उनका जो महत्व है वो वही रहता है कि भाई हमारी कम्युनिटी का जो मजबूत उम्मीदवार हो वो ग्रामीण विस्तारों में. शहर में इतना ज़्यादा रहता नहीं. शहर में अभी तक हमने लोकसभा के चुनावों में भी देखा, और पिछली बार के चुनावों में भी देखा कि भाई ग्रामीण विस्तारों के अलावा जो शहर है, बड़े शहर, महानगर, जहाँ पे सीट्स भी होती है और जहाँ पे एक ट्रेंड बनता है, वो ट्रेंड बीजेपी के खिलाफ अभी तक नहीं गया. वो आंदोलन के वक्त भी बीजेपी ने वहाँ से सूरत में से, बड़ौदा में से, राजकोट में से सीट निकाली, और अहमदाबाद में से, और लोकसभा में तो सब कुछ ले लिया. तो वो ग्रामीण विस्तारों में रहता है वो ट्रेंड, और उसमें भी क्या है कि अलग अलग तबके रहते हैं.
तो हर तबके के अपने अपने वो आगेवान होते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं, आखिरी बार कहाँ पे बैठते हैं, वो भी रहता है गणित उसमें। क्योंकि पाटीदार हम बाहर से बोलते हैं पाटीदार, लेकिन उसमें 3 बड़े जो है वो फैक्टर्स है, एक कड़वा, एक लेववा और एक चौधरी पटेल, जो उत्तर गुजरात में ज़्यादा होते हैं। तो उनके अपने अपने समीकरण होते हैं कि उम्मीदवार पाटीदार है लेकिन हमारे वाला पाटीदार है या हमारे वाला पाटीदार नहीं है। तो वो समीकरण भी काम करता है उसमें। और अभी सभी पक्षों ने उम्मीदवार को टिकट तो दिया है, पाटीदार उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि टिकट नहीं दिया है। अब बीजेपी ने तो ऐलान भी कर दिया कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद जो फेस हमारे हैं सीएम के, वो पटेल यानी पाटीदारी रहेंगे, भूपेंद्र भाई। तो ये मुद्दा है। और आपने जो ऐलान किया, वो जो मुख्यमंत्री है वो गढ़वी यानी पाटीदार नहीं है, लेकिन उनका अपना एक पूरा ओबीसी वाला जो पूरा गणित है उनका, वो हो सकता है। और कांग्रेस तो कभी मुख्यमंत्री का चेहरा ही डिसाइड नहीं करती। तो मैंने एक बार मेरे आर्टिकल में लिखा था कि भाई गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि मोदी साहब का चेहरा तो फिक्स है, क्योंकि मोदी साहब खुद आ जाते हैं हर चुनाव में और वो इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यानी एक मैसेज जाता है कि भाई आप किसी को भी चुन लो, लेकिन मैं पीएम के तौर पे गुजरात के हित के लिए बैठा हूँ। तो उसके सामने एक चेहरा, मैंने एक एनालिसिस के तौर पे लिखा था कि एक चेहरा कांग्रेस के पास होना चाहिए कि भाई चलो हमारे पास ये आदमी है जो आपका विकास करेगा या आपकी बात सुनेगा। तो वो तो कभी कांग्रेस ने किया नहीं, तो हम बोल क्या सकते हैं। हमें अगर एनालिसिस भी करना है तो किसके नाम से करें, ये एक दिक्कत रहती है उसमें हर हमेशा। गुजरात में जो मोदी साहब का जो पूरा जो प्रभाव है, उनका व्यक्तिगत प्रभाव, तो वो जादू किसी और चेहरे में तो है नहीं। तो अब वो तो प्रधानमंत्री बन गए, तो गुजरात की फाइट तो लोकल लेवल पे आ गई। ये एक फैक्टर रहता ही है। सामने एक फैक्टर ये रहता है कि भाई वो प्रधानमंत्री है, तब तक तो जो उनकी पार्टी है उनको जिताना है, फिर जो हो सो हो। क्योंकि वो अगर प्रधानमंत्री है और अगर उनकी पार्टी नहीं जीतती है, तो जो हो रहा है काम वो बंद हो जाएंगे। ये एक गुजरात के जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग जो गुजरात का स्टेट ही व्यापारी स्टेट है, तो उसमें एक रहता है कि हमें वो तो है ना, सुनने वाले लोग कुछ फेवर तो करेंगे हमारी। अगर ये नहीं आएगी गवर्नमेंट तो फेवर नहीं होगी। एक व्यापारी वाला फैक्टर ये रहता है। जो ग्रामीण वाला फैक्टर है वो अपने काम का रहता है। लेकिन मैं एक मानता हूं, जो बीजेपी की एक बात तो है कि तो सभी मीडिया वाले लोगों को भी मालूम है कि वो इलेक्शन की तैयारी बड़ी जोर शोर से हर जगह पे करती है। उनकी एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम रहता है इलेक्शन का। और वो ऐसे स्टूडेंट में नहीं है जो परीक्षा के अगले दिन ही तैयारी शुरू करे। वो ऐसे स्टूडेंट में है कि जब एडमिशन ले तब से शुरू कर देते हैं कि इलेक्शन के क्या करना है, एग्जाम क्या करना है। तो वो जो मैंने देखा कि भाई वो अलर्ट है। तो अलर्ट तो लोग तभी होते हैं जब उनको भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं, कुछ नाराजगी है और हमें उसको दूर करनी है। तो ये मेरा मानना है कि भाई एक महंगाई वाला जो मुद्दा है, वो लोग बोलते नहीं। महंगाई जिसको परेशान करती है, वो लोग बोलने वाले लोग उसमें से है नहीं। जो बोलने वाले लोग होते हैं वो एसी में बैठ के, कार में बैठ के, हमारे जैसे लोग जिससे कुछ दुनिया देख ली है, जिसको लोग पहचानते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। जिसको रोज का तेल लेना है, रोज की शक्कर लेनी है, रोज का गुड़ लेना है, रोज की रोटी लेनी है, वो तो बोलने वाला है नहीं, और बोलेगा तो कोई सुनने वाला है नहीं। और ऐसे कोई संगठित क्रांति तो गांधी जी के बाद किसी ने यहाँ पे की भी नहीं पूरे भारत में। तो मेरे ख्याल से ये जो है, क्योंकि कोविड की वजह से महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल जो चले गए, तो वो तो हर जगह पूरी दुनिया में ये फैक्टर तो काम किया। तो ये जो फैक्टर है उसकी वजह से वो जो परेशानी है लोगों को, जो नाराजगी है कि भाई वो क्लियरली जो पहले था कि भाई क्लियर ही था कि भाई ये क्या, उसमें पूछना क्या है, मोदी साहब है ना हमारे। उसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी साहब तो ऊपर है, अब नीचे तो यहाँ पे ये सब हो गया, महंगाई बढ़ गई, उसका क्या करें। तो महंगाई वाला मुद्दा जो है उसकी वजह से मेरे ख्याल से बीजेपी इज मोर अलर्ट कि भाई ये एड्रेस करना है। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो वोटर्स है वो अगर थोड़े नाराज हो जाएंगे तो वो सिर्फ वो जो कमिटेड वोटर्स है वो तो सोशल मीडिया के कुछ मैसेज से भी वापस चले आएंगे। वो तो कुछ ऐसा होगा कि भाई कोई युद्ध का माहौल बन जाएगा या ऐसा कुछ बन जाएगा तो भी वापस चले आएंगे। लेकिन ये जो है कॉमन मैन, जिसको रियल कॉमन मैन, जो कॉमन मैन जो चमकता है वो सुर्खियों में, ऐसा कॉमन मैन नहीं, लेकिन रियल कॉमन मैन, तो उनको ही मेरे ख्याल से ये मुद्दा होगा। क्योंकि कोविड के वक्त भी लोगों का काम बंद था, तो इनकम बंद थी, और काफ़ी सारी अब टेक्नोलॉजी की वजह से भी बेरोजगारी हम देख रहे हैं। फेसबुक ने भी काफ़ी सारे कर्मचारियों को, ट्विटर ने भी काफ़ी सारे, अब अमेजोन कर रही है। तो पूरी दुनिया में ये तो आसार है कि भाई बिकॉज ऑफ द हायर टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन बढ़ गया, लोगों की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर कोविड लोग लॉस कर रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेशन। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं तो आएगा ना, चुनावी गणित में कहीं ना कहीं तो आएगा। तो हमारे गुजरात में एक प्रश्न ये है कि भाई जो पूरे भारतवर्ष में है कि ज्ञातियों का गणित महंगाई के गणित से ज़्यादा तेज निकलता है।
जब लोग ज्ञाति के हिसाब से वोटिंग करते हैं तब उनको वो महंगाई की परेशानी, जब खड्डे कहाँ पे थे बारिश के वक्त और हम यहाँ पे गिर गए थे, वो भूल जाते हैं। पानी कैसे भर गया था वो भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारी कास्ट वाला है, हमारा वाला है, अपने वाला है, वो ज़्यादा याद रखते हैं। तो ये तो मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि जब तक ये रहेगा, ये हमारा वाला गणित, तब वो जो नागरिक वाला जो प्रश्न है, एज ए सिटीजन में जो आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि भाई ये देखो, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये इतनी अव्यवस्था क्यों है, ये कोई लोकल लेवल का जो भ्रष्टाचार है, जो ये सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो वे काफ़ी सारे खड्डे गड्ढे, पानी जो भर जाता है, वो सब जो लोकल इश्यूज है, वो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके लिए तो आपको लोकल कॉरपोरेटर को, लोकल धारासभ्य को पकड़ना पड़ेगा, एमएलए को। लेकिन लोग खामोश क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सिटीजन के तौर पे नहीं सोचते। दे आर नॉट बिहेविंग एज ए नागरिक, सिविल सोसाइटी। वो सोचते हैं कि हमारे वो कास्ट पहले सोचते हैं, फिर रिलीजन सोचते हैं। तो हमारे आप देखिए, जो टिकट बांटी गई उम्मीदवारों को, तो वो जीत सके उस हिसाब से बांटी गई। वो कैसी छवि है उनकी, या कैसे काम करते हैं, या कैसे अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है, उस हिसाब से नहीं बांटी गई। तो ये मुझे खटकता है एक नागरिक के तौर पे। तो मैं कहता हूं कि भाई, अगर आप इस तरीके से चेक तो तभी रहेगा सभी पार्टियों को, कभी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या आम आदमी पार्टी हो, सभी को चेक